नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम इनकम टैक्स की दुनिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी लगने वाली प्रक्रिया को समझने वाले हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। बिल्कुल। हमारे सामने है इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर 8 जो रिटर्न फाइलिंग और सेल्फ असेसमेंट से जुड़े सारे नियम कानून बताता है। और कई सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कौन सी तारीख याद रखें, किस सेक्शन का क्या मतलब है और सबसे जरूरी एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। सही बात है। तो आज हमारा मिशन है इस चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बनाना। हम एक कहानी की मदद लेंगे। मान लीजिए हमारी एक दोस्त है रिया, सीए इंटर की स्टूडेंट। उसकी पहली इंटर्नशिप अभी खत्म हुई है और वो कंफ्यूज्ड है। मेरी इनकम तो बहुत कम है, क्या मुझे भी ये सब करना पड़ेगा? एग्जैक्टली। तो हम रिया के सवालों के साथ साथ इस चैप्टर की हर गुत्थी सुलझाएंगे। और हाँ, जनवरी 2026 एग्जाम के लिए जरूरी सभी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स और आरटीपी ट्रेंड्स को भी कवर करेंगे। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य सिर्फ थ्योरी पढ़ना नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि इन नियमों का प्रैक्टिकल मतलब क्या है और इन्हें एग्जाम में अप्लाई कैसे करना है। हम हर कॉन्सेप्ट से जुड़े एमसीक्यू पॉइंट्स को भी हाईलाइट करते चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए रिया की उलझन से ही शुरू करते हैं। उसका पहला और सबसे बुनियादी सवाल, ये रिटर्न ऑफ इनकम आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो रिटर्न ऑफ इनकम एक फॉर्म है ओके। जिसमें एक असेसी यानी टैक्स पेयर अपने पूरे साल की कमाई और उस पर बनने वाले टैक्स का हिसाब किताब सरकार को देता है। ये एक तरह से कह सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन है। मतलब हम खुद बता रहे अपनी इनकम। हाँ। और सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के फॉर्म्स जारी करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो रिया को भी परेशान कर रहा है, ये रिटर्न फाइल करना किसके लिए जरूरी है? क्या हर किसी को ये फॉर्म भरना ही पड़ता है? ये एक बहुत कॉमन सवाल है और परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण भी। सेक्शन 139(1) साफ बताता है कि किसे रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। अच्छा। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी और फर्म्स की। इनके लिए नियम एकदम सीधा है। क्या है वो? चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो या जीरो इनकम हो, रिटर्न फाइल करना ही करना है। इसमें कोई अगर मगर नहीं, कोई छूट नहीं। मतलब प्रॉफिट नहीं भी हुआ तब भी फाइलिंग जरूरी है? लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे सरकार का क्या लॉजिक है? इसके पीछे सरकार की सोच बहुत साफ है। कंपनी और फर्म एक अलग कानूनी इकाई है। सरकार उनके फाइनेंशियल हेल्थ का एक रिकॉर्ड रखना चाहती है, भले ही वो उस साल मुनाफे में ना हो। अच्छा, डेटा कलेक्शन के लिए? हाँ, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी सरकार देखना चाहती है कि देश में कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, ये तो समझ आया। अब आते हैं रिया जैसे लोगों पर, यानी इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई। इनके लिए क्या नियम है? इनके लिए नियम थोड़ा अलग है। अगर किसी व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उसे रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट? हाँ, जहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। बताइए। ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है, ये चैप्टर VI-A की डिडक्शंस जैसे ATC, ATD या फिर कैपिटल गेन्स के सेक्शन 54, 54B, 54EC जैसी छूट लेने से पहले देखी जाती है। एक मिनट यहीं पर रोकूंगा आपको। छूट लेने से पहले वाला पॉइंट, मतलब अगर किसी की इनकम डिडक्शन के बाद तो लिमिट से कम है पर पहले ज्यादा थी तो भी उसे रिटर्न भरना पड़ेगा? एकदम सही, यही वो पॉइंट है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, रिया का ही उदाहरण लेते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए रिया की इंटर्नशिप से इनकम 3.5 लाख रुपए है और उसने ATC में 70,000 रुपए का निवेश किया है। तो उसकी टैक्सेबल इनकम हुई 2.8 लाख रुपीस, जो डिफॉल्ट रिजीम की 3 लाख रुपीस की लिमिट से कम है। तो उसे लगेगा कि रिटर्न नहीं भरना? हाँ, पर ये गलत है। रिटर्न फाइलिंग के लिए हम उसकी ग्रॉस टोटल इनकम देखेंगे जो कि 3.5 लाख रुपए है, और चूंकि ये 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, उसे रिटर्न फाइल करना ही होगा। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। पर मैंने सुना है कि आजकल सरकार की नजर सिर्फ कमाई पर नहीं बल्कि बड़े खर्चों पर भी है। बिल्कुल सही। अगर किसी की इनकम टैक्सेबल नहीं है पर वो विदेश घूम रहा है या लाखों का बिजली का बिल भर रहा है, तो क्या उसे भी रिटर्न फाइल करना होगा? एकदम सही पकड़ा आपने। कुछ खास मामलों में आपकी इनकम देखे बिना ही रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी हो जाता है। जैसे? पहला, अगर कोई व्यक्ति जो RNOR नहीं है। RNOR, इसका क्या मतलब है? RNOR का मतलब है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है और उसके पास भारत के बाहर कोई संपत्ति है या किसी विदेशी बैंक खाते में साइन करने का अधिकार है,
तो इनकम चाहे कितनी भी हो, रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। ओके। और दूसरा पॉइंट है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। सेक्शन 139(1) का 7वां प्रोविजो कहता है कि अगर आपने क्या क्या है? एक या ज्यादा करंट अकाउंट में मिलाकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए हैं, 1 करोड़। हाँ, या विदेश यात्रा पर खुद या किसी और पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, या फिर साल भर में बिजली की खपत पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल भरा है, बाप रे। तो भी रिटर्न भरना जरूरी है, भले ही इनकम जीरो हो। मतलब ये तो बहुत से लोगों को कवर कर लेगा जो पहले इस दायरे में नहीं आते थे। बिल्कुल, और रुकिए, अभी और भी हैं। सीबीडीटी ने हाल ही में कुछ और शर्तें भी जोड़ी हैं जो टैक्स नेट को और बड़ा बनाती हैं, और ये एमसीक्यूज के लिए हॉट टॉपिक है। अच्छा, बताइए। अगर किसी का बिजनेस टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा है, या प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख रुपए से ज्यादा है, या साल के दौरान उसका कुल टीडीएस और टीसीएस मिलाकर 25,000 रुपए, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है। 25,000? हाँ, या उसके सेविंग्स अकाउंट में कुल जमा 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, तो भी उसे रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। वाह, तो शर्तें काफी सारी हैं। अब मान लीजिए रिया को पता चल गया कि उसे रिटर्न फाइल करना है, तो अगली चिंता होगी कब तक करना है। ये ड्यू डेट्स का चक्कर हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। इसे आसान तरीके से समझते हैं, मोटी मोटी 3 ड्यू डेट्स होती हैं। 3? कौन कौन सी? पहली है 31 जुलाई, ये आम आदमी की तारीख है। ज्यादातर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, जिनके अकाउंट्स का ऑडिट होना जरूरी नहीं है, जैसे सैलरी वाले लोग, उनके लिए यही ड्यू डेट है। तो रिया के लिए 31 जुलाई। हाँ, दूसरी है 31 अक्टूबर, ये बिजनेस क्लास की तारीख है, मतलब जिनके अकाउंट्स का ऑडिट होना जरूरी है। इसमें कंपनियां, ऑडिट होने वाले व्यक्ति और ऐसी फर्म के पार्टनर शामिल हैं। ठीक है। और तीसरी? 30 नवंबर, ये उन असेसी के लिए है जिन्हें सेक्शन 92E के तहत ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट जमा करनी होती है। ये इंटे के सिलेबस में ज्यादा डिटेल में नहीं है, पर तारीख याद रखना जरूरी है। ठीक है। पर अगर कोई समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाया तो क्या उसे दूसरा मौका मिलता है? और एक और जरूरी सवाल, अगर किसी को बिजनेस में लॉस हुआ है तो उसके लिए क्या नियम है? हाँ, इसके लिए भी नियम है। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न ऑफ लॉस की, जो सेक्शन 139(3) में आता है। ओके। अगर आपको बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन्स लॉस या घोड़ों की रेस से हुआ लॉस अगले सालों में ले जाना है, मतलब कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आपको ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर आप लेट हो गए तो आप इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सरकार कहती है फायदा चाहिए तो समय पर आओ। क्या इसमें कोई रियायत है? ये वो पॉइंट लग रहा है जहां एग्जामिनर अक्सर स्टूडेंट्स को फंसाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है। इसमें 2 महत्वपूर्ण अपवाद है जिन्हें याद रखना जरूरी है। कौन से? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इन्हें कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। आप लेट रिटर्न फाइल करके भी इन्हें आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, तो अगर कोई ड्यू डेट मिस कर दे तो उसके पास क्या रास्ता है? उसके पास है बिलेटेड रिटर्न का रास्ता, जो सेक्शन 139(4) के तहत आता है। बिलेटेड रिटर्न? हाँ, अगर कोई ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाता तो वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। इसकी आखिरी तारीख है संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 3 महीने पहले, यानी 31 दिसंबर, या उसका असेसमेंट पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो। तो मतलब PY 2024-25 के लिए 31 दिसंबर 2025 तक। बिल्कुल। और अगर रिटर्न फाइल करने के बाद पता चले कि कोई गलती हो गई, जैसे रिया ने कोई इनकम दिखाना भूल गई हो, उसके लिए है रिवाइज्ड रिटर्न, सेक्शन 139(5). अगर ओरिजिनल या बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के बाद आपको कोई गलती या भूल का पता चलता है, तो आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ओके। इसकी भी समय सीमा बिलेटेड रिटर्न जैसी है, यानी 31 दिसंबर तक। और हाँ, एक बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है, और एक रिवाइज्ड रिटर्न को भी जितनी बार चाहें उतनी बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, बस समय सीमा के अंदर। मैंने एक नए कॉन्सेप्ट अपडेटेड रिटर्न के बारे में भी सुना है। ये क्या है और ये रिवाइज्ड रिटर्न से कैसे अलग है? बिल्कुल, सेक्शन 139(8) के तहत अपडेटेड रिटर्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूंगी गेम चेंजिंग अमेंडमेंट है। गेम चेंजिंग? वो कैसे? देखिए, पहले गलती का मतलब था स्क्रूटनी और पेनाल्टी का डर। अब सरकार कह रही है हम आपको खुद अपनी गलती सुधारने का एक और रास्ता दे रहे हैं।
बस थोड़ी सी कीमत चुकाकर। अच्छा, ये तो वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ावा देने जैसा हुआ। एग्जैक्टली इसे ऐसे समझिए, रिवाइज्ड रिटर्न है अपनी एग्जाम की आंसर शीट जमा करने के तुरंत बाद टीचर से कहकर एक छोटी मोटी गलती ठीक करवाना। जबकि अपडेटेड रिटर्न है रिजल्ट आने के 1 साल बाद ये कहना कि सर मैं एक सवाल का जवाब लिखना ही भूल गया था, क्या मैं अब एक्स्ट्रा फीस देकर उसे लिख सकता हूँ? वाह, ये एनालॉजी तो कमाल की है। तो इसकी समय सीमा और शर्तें क्या हैं? इसे संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 24 महीने के अंदर यानी 2 साल तक फाइल किया जा सकता है। 2 साल? हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आप इसे तभी फाइल कर सकते हैं जब आप कुछ अतिरिक्त टैक्स दे रहे हों। आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके लॉस नहीं दिखा सकते, अपनी टैक्स देनदारी कम नहीं कर सकते या रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। और वो कीमत क्या है? इसमें एक एडिशनल टैक्स लगता है। अगर आप 12 महीने के अंदर फाइल करते हैं तो टैक्स और ब्याज के कुल अमाउंट पर 25% एडिशनल टैक्स, और अगर 12 महीने के बाद लेकिन 24 महीने से पहले करते हैं तो 50% एडिशनल टैक्स। अच्छा, तो अगर कोई रिटर्न देर से फाइल करता है तो उसे क्या कीमत चुकानी पड़ती है? मतलब इंटरेस्ट और लेट फीस का क्या हिसाब है? देरी की कीमत तो चुकानी पड़ती है। जी। सबसे पहला है इंटरेस्ट। Okay. सेक्शन 234A के तहत अगर रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल होता है तो टैक्स की बकाया रकम पर 1% प्रति माह या उसके हिस्से के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लगता है। ये ब्याज ड्यू डेट के अगले दिन से शुरू होकर रिटर्न फाइलिंग की तारीख तक लगता है। और लेट फीस? इसके अलावा एक लेट फाइलिंग फीस भी लगती है सेक्शन 234F में। अगर आपकी कुल आय 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 की फीस, और अगर 5 लाख तक है तो 1,000। ठीक है। और एक बहुत जरूरी बात, सेक्शन 140A का सेल्फ असेसमेंट टैक्स का नियम कहता है कि रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपना बनता हुआ सारा टैक्स, ब्याज और फीस चुकानी होगी। पहले? हाँ, और अगर आपका पेमेंट कुल देनदारी से कम है तो उस पैसे को सबसे पहले लेट फीस, फिर ब्याज और आखिर में टैक्स के लिए एडजस्ट किया जाएगा। ये तो हुई रिटर्न की बात। अब उस चीज पर आते हैं जो इन सब का आधार है, पैन और आधार। इनके बारे में क्या जरूरी बातें हैं जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए? 9A के तहत कई लोगों और बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए पैन लेना और उसे कोट करना कंपल्सरी है। जैसे गाड़ी खरीदना, 50,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट करना या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना। और सेक्शन 139AA के अनुसार अब पैन अप्लाई करते समय और रिटर्न फाइल करते समय आधार नंबर देना भी कंपल्सरी है। और अगर किसी का पैन आधार से लिंक नहीं है तो क्या होगा? ये आजकल बहुत सुनने में आता है। अगर कोई व्यक्ति तय तारीख तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं करता तो उसका पैन इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा, और इसके परिणाम काफी गंभीर होते हैं। क्या क्या होता है? पहला, उसे कोई टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरा, उस रिफंड पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। और तीसरा, उसका TDS और TCS बहुत ऊंची दर पर काटा जाएगा। अच्छा। हाँ, सेक्शन 206AA और 206CC के अनुसार, और इसे दोबारा चालू कराने के लिए 1,000 रुपए की फीस भी देनी होगी। जनवरी 2026 एग्जाम के लिए आधार से जुड़ा कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट है जिस पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है जो सीधा MCQ पॉइंट बन सकता है। बताइए। 1 अक्टूबर 2024 से पैन अप्लाई करते समय या रिटर्न में आधार की जगह एनरोलमेंट ID देने का विकल्प खत्म कर दिया गया है। अब आपके पास आधार नंबर होना ही चाहिए। ओके, ये नोट करने वाली बात है। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल जो केस स्टडी में आ सकता है, Yes. रिटर्न को वेरीफाई कौन कर सकता है? क्या कोई भी साइन कर सकता है? नहीं, सेक्शन 140 में इसके लिए साफ साफ नियम है। एक इंडिविजुअल के केस में वो खुद वेरीफाई करेगा, HUF के केस में कर्ता। अगर कर्ता भारत में नहीं है तो कोई भी अडल्ट सदस्य कर सकता है। और कंपनी के केस में? कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर, और अगर MD नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर। और फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर, या अगर वो नहीं है तो कोई भी ऐसा पार्टनर जो माइनर न हो। ठीक है, तो आज हमने रिटर्न फाइलिंग के लगभग हर पहलू को छुआ। रिया के सवाल से शुरू करके कि किसे रिटर्न फाइल करना है, कब करना है, अलग अलग तरह के रिटर्न्स और पैन आधार की अनिवार्यता तक। मुझे लगता है कि इस चर्चा से कॉन्सेप्ट्स काफी साफ हुए होंगे। बिल्कुल। अगर हम संक्षेप में कहें तो ड्यू डेट्स का ध्यान रखें, अपनी ग्रॉस टोटल इनकम बिना डिडक्शन के आधार पर तय करें कि आपको रिटर्न भरना है या नहीं। और अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है
तो समय पर रिटर्न जरूर फाइल करें, सिवाय उन 2 अपवादों के। और सबसे जरूरी, अपना पैन आधार लिंक रखें। आज की चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं। सरकार ने अपडेटेड रिटर्न जैसा प्रोविजन लाकर टैक्स पेयर्स को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिया है। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। ये टैक्स सिस्टम में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जो सजा देने के बजाय सुधार और वॉलंटरी कंप्लायंस को प्रोत्साहित कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में हम एक ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं जहां टैक्स का अनुपालन, मतलब कंप्लायंस, ज्यादा ऑटोमेटेड और प्री फिल्ड होगा, जहां हमारा रिटर्न सरकार खुद ही भरकर हमें दे देगी और हमें बस उसे चेक करना होगा। इससे गलतियों की गुंजाइश तो कम हो जाएगी, पर एक आम टैक्स पेयर और एक सीए प्रोफेशनल के लिए इसका क्या मतलब होगा, इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।